हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 29 अप्रैल एंड 29 अप्रैल करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। क्या है कि आज मेरे यहाँ पर ऑफिस में सुबह से लाइट नहीं थी, इस वजह से ये वीडियो लेट आया है और ज़्यादा ही लेट आया है। उसके लिए मैं सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगा, क्योंकि आज इन्वेटर भी बिल्कुल क्रॉस कर चुका था लिमिट को भी, क्योंकि सुबह से मॉर्निंग से लाइट नहीं थी, सुबह 6 बजे से। क्लियर? तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं आपकी तैयारी में कोई भी हिंड्रेंस क्रिएट करवाना नहीं चाहता जिससे आपकी तैयारी में कोई भी प्रॉब्लम आए। तो क्लियर लेक्चर डालूंगा जरूर। चलते बना के देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे राफेल MZ डील क्या है। देखो, जैसे मैंने बताया था कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने गवर्नमेंट को अभी अलोकेट कर दिया है 26,000 करोड़ रुपीस। अब ये किस लिए अलोकेट करा था? क्योंकि 26 राफेल फ्रांस से इंपोर्ट करना था। अब वो डील हो गई है। अब क्या क्या मिलेगा इसमें वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। क्लियर? देन आफ्टर इंडिया प्लान फॉर जियो टैगिंग LAC। देखो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में क्या है कि आप जानते हो सिंस 2020 से इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा था ईस्टर्न लद्दाख में। फिर वो रिजॉल्व हो गया था, कई सारे पॉइंट है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अब इंडिया सोच रही है कि जो बॉर्डर है LAC पर जियो टैगिंग करी जाएगी, जिससे क्या है डिमार्केशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर रशिया 3 डेज सीज फायर। देखो, रशिया ने अभी प्रपोज कर दिया है 3 डेज का सीज फायर के लिए तैयार है वो। अब ये डिपेंड करता है यूक्रेन पर, वो क्या कहती है वो मैं आपको बताऊंगा। देन आफ्टर पीयूष गोयल इन यूके फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखो, पीयूष गोयल अभी यूके गए हैं और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए वो अभी उनके काउंटर पार्ट से मुलाकात हुई। मैं उनका नाम भी बताऊंगा आपको यूके में। अब ये क्या है और कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में साइन करने पर, और एक अभी ग्लोबल ट्रेड एंड रिसर्च इनिशिएटिव ने क्या बोला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देन आफ्टर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। देखो, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन वॉज लॉन्च इन द यूनियन बजट ऑफ 2025 एंड 26 ऑन 1 फरवरी। इसमें मेंशन करा गया था, इसमें 5 पॉइंट थे वो मैं आपको बताऊंगा इंडिया को मेक इन इंडिया प्रोग्रेस करने के लिए, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर इंडिया एंड फ्रांस साइन इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट फॉर राफेल MZ डील। देखो, एम क्या है पहले एम को समझ लीजिए। एम फॉर मैरिन, फिर इसके बाद समझेंगे। मैरिन मतलब नेवी के लिए आ रहे हैं, ये राफेल नेवी के लिए आ रहे हैं। अब स्टार्टिंग समझते हैं। देखो, मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने, DAC ने गवर्नमेंट को 26,000 करोड़ रुपीस अलोकेट कर दिए हैं। क्लियर? किस लिए? 26 राफेल इंपोर्ट करने के लिए फ्रॉम फ्रांस। अब सुनो, राफेल कौन बनाती है, कौन सी कंपनी बना रही है राफेल? राफेल बना रही है डसॉल्ट एविएशन, ये भी याद रखना, डसॉल्ट एविएशन। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर का रेगुलर देखोगे तो आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा ही एक्सपांड हो जाएगी। क्लियर? तो डसॉल्ट एविएशन ये बनाती है राफेल। क्लियर? अब क्या है, इंडिया 26 वीकेंड से डील हो गई है इंडिया और फ्रांस की, इंडिया एंड फ्रांस की डील हो गई है, और उस डील का नाम है इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट। इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट ये क्या है सर? देखो, दो गवर्नमेंट जब कोई एग्रीमेंट साइन करती है तो दैट इज कॉल्ड इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट। तो आपके मन में डाउट आएगा, सर डसॉल्ट एविएशन कंपनी बना रही है तो इंडिया ने उससे क्यों टाई अप नहीं किया, उससे क्यों डील साइन नहीं करी? देखो, क्या होता है कि अथेंटिसिटी के लिए क्या करती है इंडियन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाई अप करती है, तो जिससे क्या होता है कि श्योरिटी रहती है कि हाँ यार इतना हो जाएगा काम। क्लियर? तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाई अप हुआ है, इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट हुआ है। समझे मेरी बात को? अब इसमें 26 राफेल हमारे इंडिया में आएंगे और ये नेवी के लिए होंगे, जिसमें 22 राफेल कौन से होंगे? ये सिंगल सीटर होंगे। क्लियर? देन आफ्टर 4 जो राफेल है वो डबल ट्विन सीटर। याद रखोगे? याद रखो। और डील कितने की हुई है? ये हुई है 23,000 करोड़ की। और ये कब तक आ जाएंगे अपने इंडिया में? 2030 में राफेल हमारे यहां पर आ जाएंगे।
क्लियर, 5 साल बाद हमको राफेल मिल जाएंगे और ये ताकतवर है। क्लियर, तो देखते हैं अपन, देखो क्या क्या मिलेगा इंडिया को, ये तो मिलना ही है, ऑब्वियस सी बात है। इसके साथ साथ इंडिया को वीकेंड से ट्रेनिंग भी मिलेगी। क्या ट्रेनिंग? सिमुलेशन, एसोसिएटेड इक्विपमेंट, इसमें एसोसिएटेड इक्विपमेंट भी मिलेंगे। क्लियर, देन आफ्टर वेपन परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक, और इसी के साथ 4 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। क्लियर, 4 ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी मिलेंगे इसके साथ। देखो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अपन डिफेंस कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, अब वो कभी कभी किसी कंट्री को सस्ते में दे देता है, जैसे इंडिया को रशिया ने सस्ते में दे दिया कोई भी डिफेंस प्रोडक्ट, बट वो जानती है कि वो अपना लॉस नहीं कराएगी। क्या होता है, मेंटेनेंस और उसकी जो रिपेयरिंग, ट्रेनिंग, वी कैन से ईच एंड एवरीथिंग, वो बीच में पैसा मिलेगा उसको। क्लियर, जैसे कुछ भी खराबी आ जाती है उसके अंदर, तो क्या है कि इंडिया का तो कोई सही नहीं कर पाएगा, बुलाना पड़ेगा हमको फ्रांस से ही। तो क्या है, ये फ्रांस जो कंपनी है डसल्ट एविएशन, ये हमको इसके साथ ट्रेनिंग भी देगी। इवन ये एक प्रोडक्ट वी कैन से प्रोडक्शन यूनिट भी सेटअप हो रही है हमारे इंडिया में। क्या है, एक प्रोडक्शन यूनिट भी सेटअप हो रही है हमारे इंडिया में, जो क्या करेगी कि जितने भी राफेल होंगे इनकी रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, अगर कुछ भी ओवरहोल हो जाता है, वीकेंड से वीकनेस आ जाती है राफेल में, क्लियर, तो ये सारे होंगे। और इसमें एक मिसाइल है, वो याद जरूर रखना, वो है वीकेंड से अस्त्र MK1, मतलब मार्क 1 एक अस्त्र मिसाइल है जो कि एयर टू एयर वी कैन से बियॉन्ड विजुअल रेंज। क्लियर, ये मिसाइल है अस्त्र MK1 मार्क 1। क्लियर, ये मिसाइल इसमें फिट करी जाएगी राफेल में, और जो एयर टू एयर टारगेट करेगी, वीकेंड से एयर से ही किसी डिस्ट्रॉय कर देगी, पाकिस्तान का कोई एयरक्राफ्ट आ गया तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। क्लियर, क्या टारगेट है, कोई भी ड्रोन है, कुछ भी है, डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये पूरी डील है, समझ में आ गया मेरी बात को। इसको 2030 में इंडिया में आ जाएगा और इंडिया को बेनिफिट होना है, क्योंकि डिफेंस, मैंने अभी एक शॉर्ट वीडियो बनाया है इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, वो आपको कल मिलेगा या रात में मिल सकता है आपको, आज रात को। तो उसमें मैंने रियलिटी बताई है कि अभी जो स्टॉकहोम की रिपोर्ट आई है उसमें बताया है कि 2024 में इंडिया ने कितना डिफेंस अपना एक्सपेंडिचर किया है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उसमें बताया है मैंने अपना इंडिया ने 2024 में $86.4 बिलियन के डिफेंस प्रोडक्ट खर्चा किया है। इवन इंडिया बिकम अ 5th लार्जेस्ट स्पेंडर ऑन डिफेंस प्रोडक्शन आफ्टर USA, चाइना, देन आफ्टर रशिया और जर्मनी के बाद इंडिया 5वीं सबसे डिफेंस में खर्चा करने वाली कंट्री बन गई है। क्लियर, 2024 में, याद रखना, चलते बनाएंगे, वो मैं शाम को वीडियो मिल जाएगा आपको। इंडिया प्लान फॉर जियो टैगिंग अक्रॉस LAC में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या है LAC? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहां पर है? इंडिया एंड चाइना। क्लियर, देखो सिंस 2020 से इंडिया और चाइना के रिलेशन बिगड़ गए थे। क्यों बिगड़ गए थे? क्योंकि ईस्टर्न लद्दाख में क्या हुआ था, ईस्टर्न लद्दाख में स्टैंड ऑफ हो गया था, ईस्टर्न लद्दाख में स्टैंड ऑफ हो गया था। दैट्स वाई इंडिया और चाइना के रिलेशन बिगड़ गए थे। समझे मेरी बात को? अब बिगड़ने के साथ क्या हुआ कि देखो कई सारी मीटिंग भी हुई, इवन कई सारे टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर भी बनाए चाइना ने, और वी कैन से इंडियन आर्मी और पीपल लिबरेशन आर्मी दोनों कंट्री की टेरिटरी में एंटर कर रही थी, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन कर रही थी। क्लियर, तो इस चीज़ को रोकने के लिए कई बार डील भी हुई, वीकेंड से कई बार मीटिंग भी हुई चाइना के संग, पर कोई रिजल्ट नहीं निकला था। तो 2024 में क्या हुआ, 2024 में ब्रिक्स की मीटिंग थी, और ये थी कजान रशिया में। कहाँ पर थी? कजान रशिया में।
कजान रशिया में यहाँ पर दोनों लीडर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब और वहाँ के प्रेसिडेंट चाइना के शी जिनपिंग की मुलाकात हुई और ये डिसाइड करा गया कि ये ख़त्म करो स्टैंड ऑफ, अपने रिलेशन नाइबर कंट्री अच्छे रिलेशन बना के रखो। तो स्टैंड ऑफ पर डील हो गई कि हाँ यार बिल्कुल ख़त्म करो, अपनी अपनी टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर सब चले जाएंगे और अपने अपने टेरिटरी में पेट्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे दीपसांग एरिया था, धेमचौक एरिया था, पेंगोंग लेक थी, क्लियर, ये सारे एरिया थे डिस्प्यूटेड एरिया जहाँ पर स्टैंड ऑफ चल रहा था, क्लियर। अब सब लोग अपनी अपनी टेरिटरी में वापस चले गए। इवन कैलाश मानसरोवर, जो कैलाश मानसरोवर है, कैलाश मानसरोवर यात्रा, मानसरोवर यात्रा भी स्टार्ट हो गई है। इवन इसके साथ 2020 से डायरेक्ट फ्लाइट बंद पड़ी थी इंडिया और चाइना के बीच में, वो भी स्टार्ट हो गई है। क्या है? डायरेक्ट फ्लाइट, जो डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन इंडिया एंड चाइना के बीच में वो भी स्टार्ट हो चुकी है, क्लियर। तो ये भी याद रखना, क्लियर। तो अब क्या है, अब इंडिया क्या कर रही है, इंडिया जियो टैगिंग करने वाली है। जियो टैगिंग से क्या होगा, जियो टैगिंग कर लेगी तो उससे क्या होगा कि जैसे मानिए जियो टैगिंग हो गई, जैसे जियो मतलब जोग्राफिकल कोई भी एरिया है उसे टैगिंग कर दिया कि हाँ बॉर्डर पर टैगिंग हो गया, मतलब इतने एरिया हमारा है, इतना एरिया आपका है। तो इससे क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन एंड डिमार्केशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिमार्केशन ऑफ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिमार्केशन ऑफ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि दोनों कंट्री को पता होगा कि हमारा बॉर्डर कितना है, हमारा हम दूसरे कंट्री में नहीं एंटर होना है। तो इससे पता चलेगा, इससे क्या है, पेट्रोलिंग भी बढ़ेगी, क्लियर। पेट्रोलिंग पता चलेगा, जो भी पेट्रोलिंग का होता है गश्त लगाना, हिंदी में बोलते हैं गश्त, गश्त बोलते हैं, पुलिस लैंग्वेज में पश्त बोलते हैं। तो गश्त लगाना ये पेट्रोलिंग होती है, क्लियर। तो आर्मी की पेट्रोलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, जो दीपसांग एरिया में स्टार्ट तो हो ही चुकी है। इवन इससे रिलेशन भी एनहांस होंगे इंडिया और चाइना के। इवन सेफ्टी ऑफ द बॉर्डर, सेफ्टी ऑफ द बॉर्डर, क्लियर। याद रखोगे ये पूरी कहानी है, जियो टैगिंग करना है एलएसी पर, जिससे क्या है, दोनों आर्मी को पता चले कि उनकी टेरिटरी कितने तक है और हमारी टेरिटरी कितने तक है, क्लियर। और इससे पेट्रोलिंग भी अनाउंस होगी, कोई भी इलीगल इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा, ना दूसरी पीएलए जो पीपल लिबरेशन आर्मी है चाइना की, वो ना अपने इंडिया में आ पाएगी, ना हम जो हमारी आर्मी इंडियन आर्मी ना वो चाइना में जा पाएगी। तो पेट्रोलिंग बढ़ जाएगी, इससे पता चलेगा उन लोगों को, आइडेंटिफिकेशन होगा, डिमार्केशन, डिमार्केशन क्या होता है, डिवाइडेशन, डिवाइडेशन ऑफ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो ये सारे उससे फीचर है, क्लियर। चलते बनाते हैं। रशिया डिक्लेयर 3 डेज सीज फायर। देखो रशिया मई के मंथ में, रशिया को आपको मालूम है कि वर्ल्ड वार सेकेंड में रशिया और उसकी अलाइज कंट्री जर्मनी के खिलाफ जीते थे, क्लियर। तो हिटलर हारा था, क्लियर। तो इसी दिन के लिए मई में जो है, अब रशिया ने बोला है कि हम सीज फायर के लिए रेडी हैं, 3 डेज की सीज फायर की रेडी है, ना हम कोई अटैक करेंगे। सीज फायर का मतलब क्या होता है, सीज फायर मतलब होता है कि दोनों कंट्री के बीच में एग्रीमेंट साइन हो जाएगा कि ना वो गोली चलाएंगे ना वो अटैक करेंगे। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक ना करे रशिया, इसके लिए एग्रीमेंट भी साइन करने को, सीज फायर साइन करने को तैयार हो यूक्रेन के साथ। बट यूक्रेन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इवन अभी मीटिंग भी हो चुकी है डोनाल्ड ट्रम्प साहब और यूक्रेन के बीच में, अभी डिस्कशन भी हुआ था, पर देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या आता है। बट रशिया रेडी है, रशिया वार को ख़त्म करना चाहती है। इवन यूएसए का स्टेटमेंट भी आया था कुछ टाइम पहले, मैंने 1-2 दिन पहले बताया था कि क्रीमिया जो पार्ट है, जो कि 2014 में रशिया में चला गया, पहले यूक्रेन का पार्ट था, क्योंकि क्रीमिया में जो लोग बाग हैं वो अधिकतर मेजोरिटी रशियन पॉपुलेशन की थी और कम पॉपुलेशन यूक्रेन की थी। तो वहाँ पर रेफरेंडम पास करा गया, रेफरेंडम पास करने के साथ वी कैन से रशिया जीत गई और रशिया में वो पार्ट चला गया। छोटा सा पार्ट है, मैंने डायग्राम भी समझाया है आपको, कल के या परसों के वीडियो में देख लेना आप मेरा, क्लियर। तो उसमें क्या है कि 2014 में रशिया, और यही एक कंट्री पॉइंट बना हुआ था रशिया और यूक्रेन के बीच में, क्लियर। ये भी याद रखना, क्रीमिया ही एक पार्ट है। क्रीमिया से रशिया और यूक्रेन के, क्रीमिया के बाद से जब से वो रशिया में गया तब से वो रशिया और यूक्रेन के रिलेशन बिगड़ गए, फिर वार स्टार्ट हो गया। इवन यूक्रेन भी कोई हद पार कर ही रहे हैं,
क्लियर, वो इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं कि रशिया से नहीं जीत सकते यार, वो इतना बड़ा पार्ट है, तुम इतने छोटे पार्ट हो, इवन सीज फायर करने को तैयार है तो तुम झुक जाओ ना यार, क्या जा रहा है, छोटे लोग बड़े लोग के सामने झुकने में क्या दिक्कत है। क्लियर, वो उनकी प्रॉब्लम है, हमारी कंट्री को हमारे बारे में सोचना है, क्योंकि अभी इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बिल्कुल बिगड़ गए हैं, क्योंकि देखो 26 लोग इनोसेंट लोगों को मारा, अब इंडिया को रिस्पॉन्स तो कुछ देना पड़ेगा, नहीं तो पूरी पब्लिक अगेंस्ट गवर्नमेंट हो जाएगी, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। चलते अपन आगे। अब क्या है, पीयूष गोयल मीट विद यूके काउंटर पार्ट ऑफ ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या है, देखो जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का डिस्कशन चल रहा है। क्लियर, इसके साथ साथ डिस्कशन के साथ साथ अब यूके तो पार्ट है नहीं यूरोपियन यूनियन का, तो इसके साथ भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना है। क्लियर, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट टीटी, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट टीटी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये सारे डील करने हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या होगा, टैरिफ बिल्कुल नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, या फिर नॉन टैरिफ भी जीरो हो जाएगा, जिससे क्या है कि दोनों कंट्री का ट्रेड बढ़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा, जिससे क्या प्रॉफिट भी होना है दोनों कंट्री को। क्लियर, तो ऐसे ही पीयूष गोयल साहब गए यूके में, यूके के जो यूके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर ट्रेड एंड बिजनेस, फॉर ट्रेड एंड बिजनेस, क्या नाम है, जोनाथन रेनॉल्ड, जोनाथन रेनॉल्ड, रेनॉल्ड की एक पैरा आती थी, उन्हीं का सरनेम है। क्लियर, रोनाल्ड। क्लियर, ये नाम है उनका, और इनसे मुलाकात करी गई, और यूके और इंडिया के बीच के रिलेशन को एनहांस करने के लिए इंडिया ने सोचा क्यों ना हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन यूनियन से साइन होने वाला ही है, और यूके के साथ भी कर रहे हैं। क्लियर, तो इससे क्या होगा कि दोनों के बीच में ट्रेड एनहांस होगा। इवन इसमें कई सारे पॉइंट है, जैसे आईटी पर, हेल्थ केयर पर फोकस करना, हेल्थ केयर, एआई पर एग्रीमेंट, इवन टेक्नोलॉजी पर एग्रीमेंट। क्लियर, और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट टीटी और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है, देखो सबसे बड़ी बात आती है कि इंडिया को प्रॉब्लम क्या आ रही है, और एक ग्लोबल ट्रेड एंड रिसर्च इनिशिएटिव है, वो मैं आपको बताऊंगा, इंस्टीट्यूट इनिशिएटिव है, इसने क्या बोला है कि इंडिया को इसका बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या है कि अभी यूके में कार्बन टैक्स लगता है, जितनी भी यूरोपियन कंट्री हैं, कार्बन टैक्स, और इसको बोलते हैं बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। क्या है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये क्या है, मैंने आपको कई बार बताया बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में। जैसे मानिए कोई भी प्रोडक्ट है, वो कार्बन इमिशन ज़्यादा कर रहा है, वो बना है ज़्यादा कार्बन इमिशन करके बना है, तो अगर वो यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाता है तो उस पर टैक्स ज़्यादा लगेगा, क्योंकि स्टील हो गए, एल्यूमिनियम हो गए, ये कार्बन को ज़्यादा वीकेंड से इमिशन करते हैं, इसलिए उन पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा। इससे क्या होता है कि इंडिया स्टील और एल्यूमिनियम बनाने में एफिशिएंट है, तो इससे क्या होता है कि इंडिया का प्रोडक्ट महंगा हो जाता है वहाँ पर। क्लियर, तो इंडिया को बेनिफिट नहीं मिल पाता है। क्लियर, को कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, अगर जितना प्रोडक्ट सस्ता होगा तो वो उतना कॉम्पीट कर पाएगा। समझे मेरी बात को। तो इससे क्या है कि इंडिया डिस्कस करना चाह रही है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए, जिससे क्या है कि बेनिफिट मिल सके। बट इनके कंट्री पॉइंट पहला ये है। दूसरा कंट्री पॉइंट है कार। क्या है, इंडिया कार पर 100% टैरिफ लगाती है, कार पर 100% टैरिफ लगाती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, 100% टैरिफ ना लगाए कारों के ऊपर। क्लियर, देन इसके बाद विस्की, अब विस्की अपन तो पीते नहीं है। क्लियर, जो पीते हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट होगा, तो वो यूके चाहती है कि जो विस्की पे आप टैरिफ ज़्यादा लगाते हो वो भी कम करिए। क्लियर, ये सारे पॉइंट हैं। इवन इंडिया भी चाहती है कि टेक्सटाइल, आप जानते हो टेक्सटाइल में इंडिया बहुत आगे है, तो इंडिया चाहते हैं कि टेक्सटाइल पर जो टैरिफ लग रहा है 10%, उसको भी रिड्यूस करा जाए। यूके रिड्यूस करे, 10% टैरिफ लगा रही है अब इंडिया के टेक्सटाइल पर, तो वो भी टैरिफ रिड्यूस करें। ये सारे डिस्कशन पॉइंट बने हुए हैं, और अगर यूके और अपने पीयूष गोयल साहब जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, अगर ये डिस्कस करके इसको रिजॉल्व कर लेते हैं तो डेफिनेटली इट विल बेनिफिट टू द बोथ कंट्री यूके एंड इंडिया। क्लियर, ये सारे पॉइंट हैं, आप याद रखना है इसको। देखते हैं फाइनली, फिर आगे बताऊंगा आपको। देन आफ्टर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन कमेटी, देखो क्या है कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन ये कब लॉन्च किया गया था, इट वॉज लॉन्च
इन यूनियन बजट 2025 एंड 26 में। क्लियर? ये निर्मला सीतारमण मैम ने अभी यूनियन मैन्युफैक्चरिंग मिशन लॉन्च किया था और इसका मेन मोटिव था कि मेक इन इंडिया को प्रोग्रेस दिलाना, मेक इन इंडिया को प्रोग्रेस कराना। अब इसमें 5 पिलर थे। क्या थे? 5 पिलर याद रखना, 5 पिलर, 5 पिलर याद रखना। पहला था इजी टू डू बिजनेस इन इंडिया, बिजनेस इन इंडिया। देन आफ्टर क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी बनाना है। क्लियर? देन आफ्टर स्ट्रेंथनिंग एमएसएमई, क्या है? स्ट्रेंथनिंग एमएसएमई। क्लियर? फोर्थ क्या है? देन आफ्टर फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स, फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स। और फिफ्थ है टेक्नोलॉजी, हायर टेक्नोलॉजी। ये 5 पिलर पर फोकस करेगा। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन वॉज लॉन्च इन द यूनियन बजट ऑफ 2024 एंड 25 बाय निर्मला सीतारमण। इसमें 5 पिलर आप याद रखना। ये 5 पिलर है जो कि इंडिया को मेक इन इंडिया सक्सेस कराना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एनहांस करना है। जैसे इंडिया का टारगेट है कि फ्यूचर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 20-23% बढ़ाना है फ्रॉम 12%। अब ऐसा 5 पिलर कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहला पिलर है कि इजी टू डू बिजनेस इन इंडिया, मीन्स बिजनेस करना आसान हो जाए इंडिया के अंदर। क्लियर? देन आफ्टर फोकस करना है स्ट्रेंथिंग एमएसएमई, क्योंकि आप जानते हो कि एमएसएमई का एक्सपोर्ट ज़्यादा है और कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है हमारे इंडिया में, तो उन्हें मजबूत करना है। इवन प्रिपेयर फ्यूचर वर्कफोर्स तैयार करना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो कर सके। देन आफ्टर फोर्थ है टेक्नोलॉजी, हायर टेक्नोलॉजी पर फोकस करना है। देन आफ्टर फिफ्थ है क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी पर ध्यान देना है जिससे क्या हो कि हमारा प्रोडक्ट कम्पीट कर सके। अगर इन 5 चीज़ों पर ध्यान रख लिया तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे निकल जाएगा। ये सारे पॉइंट है। अब देखो क्या है कि इंडिया ने अभी क्या किया है, एक कमेटी सेटअप करी है इन 5 पिलर को अचीव करने के लिए, और वो कमेटी सेटअप करी है अंडर नीति आयोग, नीति आयोग CEO BVR सुब्रमण्यम। क्लियर? सुब्रमण्यम के अंडर ये कमेटी सेटअप करी गई है और ये क्या है, 5 पिलर जो है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के, उसको अचीव करने में, पूरा टारगेट को अचीव करने में इंडिया की मदद करेंगे। इवन रिकमेंडेशन देंगे कैसे इसको अचीव करें। तो ये सारी बात है। कमेटी का नाम याद रखना, इवन नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के बारे में मैंने बताया। 5 पिलर के नाम याद रखना और मेक इन इंडिया को सक्सेस कराना, दैट इज ऑल्सो अ मोटिव। चलते अपन आगे। इसी के साथ ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है। देखो, सुबह वीडियो नहीं आ पाया, वैसे रेगुलरली 10 बजे वीडियो आता है, याद रखना 10 बजे, सुबह 10 बजे मैं मिलता हूँ हमेशा। इस बार इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि लाइट नहीं थी सुबह से, मॉर्निंग से मैं परेशान था। 2 बार मैं ऐसा कर चुका हूँ कि हाफ लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, इवन शूट कर चुका हूँ हाफ लेक्चर, और उसके बाद सीधे इन्वर्टर ख़त्म हो गया। इन्वर्टर की वीकेंड से ऑपरेटिंग होगी, इतनी लाइट है, इतनी लाइट को हैंडल नहीं कर पाया, और इवन गर्मी भी ज़्यादा थी तो मेरा फेस भी सही से नहीं दिख रहा था, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया था। बट कल सुबह 10 बजे आपको वीडियो डेफिनेटली मिलेगा टाइम पर, क्योंकि फेस चलाता है, रेगुलर का काम नहीं है। क्लियर? मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।